टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हों और आपस में कम्पीट कर रहे हो रिसोर्सेज के लिए और साथ में वो मेट भी करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। लिखिएगा नहीं, मैं लिखवा दूंगा, तरीके से लिखवा दूंगा। तो मैंने बताया कि पॉपुलेशन एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, एक इंडिविजुअल का ग्रुप है जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहता हो या पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहता हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, और ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में कॉम्पीट करते हो रिसोर्सेज के लिए और पॉसिबली मेट भी करते हो ताकि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, वही पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, कुछ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हमें जानना होता है, और इन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला पॉपुलेशन एट्रीब्यूट आता है जिसे हम लोग बर्थ रेट के नाम से जानते हैं। बर्थ रेट को ही नेटेलिटी भी कहा जाता है और इसे हम डिनोट करते हैं 20 से। तो बर्थ रेट को डिफाइन किया जाएगा कि किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हुए हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ पॉपुलेशन टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, मतलब एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन कितनी थी और उसमें कितने नए इंडिविजुअल ऐड हो गए, वो वहां का बर्थ रेट है। तो बर्थ रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं किस तरीके से, नंबर ऑफ लाइव बर्थ टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। अब इसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है बर्थ रेट को समझाने के लिए कि बर्थ रेट कैसे निकाला जाए। तो इन्होंने बताया हुआ है कि एक पॉन्ड है और उस पॉन्ड के अंदर लास्ट ईयर 20 लोटस के प्लांट हुआ करते थे और इस साल नेक्स्ट ईयर उसमें 8 नए प्लांट ऐड हो गए। तो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन कितनी होगी, 28, लेकिन बर्थ रेट एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे जो उसकी पुरानी पॉपुलेशन थी। तो हमें अगर यहाँ पे बर्थ रेट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ। तो 8 और पुरानी पॉपुलेशन कितनी थी जितने में वो पैदा हुए, वो थे 20। तो यहाँ पे निकल के आएगा कि अगर पर प्लांट पे बर्थ रेट निकाला जाए, पर प्लांट पे, तो ये हो जाएगा 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस प्लांट पर ईयर। मतलब एक साल में एक लोटस प्लांट पे 0.4 इंडिविजुअल बढ़ा है, मतलब एक लोटस प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करी जाए तो कितना, 0.4 इंडिविजुअल बढ़ गया। तो ये यहां का बर्थ रेट हो गया। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने बर्थ रेट को निकाला, उसी तरीके से हम लोग दूसरा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़ते हैं जिसे हम डेथ रेट या मॉर्टेलिटी भी कहते हैं, जिसे हम लोग बेटा डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेथ रेट को निकालना है तो नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, मतलब उस पॉपुलेशन में से कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल मर गए, तो उससे हमारा डेथ रेट निकल के आएगा। इसमें इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है एक लेबोरेटरी का। उन्होंने बताया कि एक लैब में अप्रोक्सीमेटली 40 फ्रूट फ्लाई थी लास्ट वीक, और एक हफ्ते के अंदर उसमें से 4 फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो गई, तो हमें यहां पे इस फ्रूट फ्लाई की जो 40 की पॉपुलेशन थी उसका डेथ रेट निकालना है। तो ये हो जाएगा 4/40। तो अगर पर इंडिविजुअल फ्रूट फ्लाई देखा जाए तो 0.1 इंडिविजुअल घट गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, मतलब एक हफ्ते में हर एक फ्रूट फ्लाई पे 0.1 इंडिविजुअल कम हो गया।
तो ये यहाँ का डेथ रेट हो गया। तीसरा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो हमें पढ़ना होता है वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है कि पर 1000 इंडिविजुअल में कितने मेल और फीमेल हैं, वो उसके सेक्स रेशियो को बताता है। अगर सपोज करो 600 फीमेल है 400 मेल है, तो ये हो जाएगा 60-40 यहाँ का सेक्स रेशियो। और इसी तरीके से चौथा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो हमें पढ़ना है उसे हम कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम नाम देते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी एक पॉपुलेशन में आपको सिमिलर एज के इंडिविजुअल तो नहीं मिलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक पॉपुलेशन रह रही है उसमें सारे लोग 60 साल के ही होंगे। उस पॉपुलेशन में हर एक एज ग्रुप का पर्सन होगा। तो हम क्या करें, उस पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, उनको अलग अलग एज के हिसाब से बांट दे। और उसकी जो परसेंटेज है, मैंने क्या बताया कि जैसे सपोज करो आपकी एक पॉपुलेशन है, आप उसमें 3 एज ग्रुप बांट दीजिए। एक को बोल दीजिए प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले इंडिविजुअल जो 0 से लेकर 13 साल तक के होंगे। एक को बोल दीजिए आप रिप्रोडक्टिव फेज में जो इंडिविजुअल है जिन्हें 40 से लेके 50 ईयर्स तक कर दीजिए। एक कर दीजिए आप पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले लोग जिनकी एज ग्रुप 50 प्लस है या 50 अबव है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे पॉपुलेशन के जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे उन्हें परसेंटेज के मतलब उनकी एज के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 अलग ग्रुप्स में बांट दिया। अब ये एज डिस्ट्रीब्यूशन करा क्यों जाता है? तो एज को डिस्ट्रीब्यूट करने का कारण है एज पिरामिड बनाना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर हमने किसी भी पॉपुलेशन के लिए एज डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब उस एज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं प्लॉट कर दूं, और प्लॉट करने के बाद में एक टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज एज पिरामिड। एज पिरामिड में हमने क्या किया है, एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद में हम ये बता पाएंगे कि जिस पॉपुलेशन का हमने पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये पॉपुलेशन एक्चुअल में इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सपेंड कर रही है, ये पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, या वो पॉपुलेशन स्टेबल है। मैंने क्या कहा कि मैंने कहा सबसे पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन किया, लोगों को अलग अलग एज के हिसाब से 3 एज ग्रुप में बांट दिया। अब मैंने उन एज ग्रुप में जिसमें मैंने लोगों को बांटा था उनको मैंने प्लॉट करके एज पिरामिड बनाया, और एज पिरामिड बनाने के बाद मैं ये पता कर पाऊंगा कि ये जो पॉपुलेशन थी ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, या उस पॉपुलेशन में कोई बदलाव नहीं है, वो पॉपुलेशन स्टेबल है। तो उसके लिए कैसे किया जाएगा, तो अगला टॉपिक जो है वो है हमारा, ये होगा 5वां एट्रीब्यूट। तो 5वां एट्रीब्यूट है एज पिरामिड, और एज पिरामिड में 3 तरीके के पिरामिड बनते हैं। एक एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के लिए पिरामिड बनेगा, एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए पिरामिड बनेगा, एक स्टेबल पॉपुलेशन के लिए, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड बनेगा। तो ये एज पिरामिड कैसे होंगे? अगर एक्सपेंडिंग एज पिरामिड है तो यहाँ पे आपको प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे, फिर उससे ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल मिलेंगे, ज्यादा कह रहा हूँ कम, और सबसे लास्ट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल मिलेंगे। तो अगर ऐसी पॉपुलेशन आपके सामने आती है जहां पे अगर इसको हम देखें तो ये हमें पिरामिड शेप बनाता हुआ मिलेगा, तो ऐसी पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहलाएगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन आगे चल के बढ़ेगी, डिक्लाइन नहीं होगी। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग हैं, जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग हैं उनसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होंगे, और पोस्ट प्रोडक्टिव भी कम होंगे। तो हमें पोस्ट प्रोडक्टिव वालों से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो लेना देना है इससे। तो जिस पॉपुलेशन में भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव वाले मिले, वो पॉपुलेशन एक्सपेंड कर सकती है, क्योंकि वही नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को ज्यादा पैदा करेंगे आगे चलके। तो ऐसी पॉपुलेशन जो होगी ये डिक्लाइन होगी, और अगर हम इसे देखें तो ये हमें बेल शेप कर्व देती है, ये हमें बेल शेप कर्व देगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बेल शेप कर्व कैसे मिलेगा? और नहीं, इसमें बेल शेप कर्व नहीं मिलेगा, इसमें हमें अर्न शेप मिलेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ कम है, तो ये क्या होगा, ऐसा मिलेगा। बेल शेप हमें स्टेबल पॉपुलेशन के लिए मिलती है, ये हमें अर्न शेप, जैसे अर्न शेप का होता है पत्ता जैसा होता है उसे अर्न कहते हैं, तो ये अर्न शेप हमें कर्व देगा, क्योंकि दोनों तरफ वो क्या होगा,
पॉपुलेशन घट रही है, मतलब उधर भी और इधर भी। बेल शेप मिलेगा हमें स्टेबल पॉपुलेशन के लिए, और स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स लगभग बराबर होंगे और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम होंगे। तो यहाँ पे हमें हाँ बेल शेप कर्व एग्जैक्टली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग बराबर हैं। तो ये तो हमने क्या किया, एज पिरामिड बनाए। एज पिरामिड बनाने से पहले हमने एज को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब अगला जो यहाँ पे हमें पढ़ना है छठे नंबर पे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये है कि भाई कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया रह रहे हैं, इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया रह रहे हैं। तो जहां पे जितने एरिया में जितने ज्यादा इंडिविजुअल रहेंगे वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे अभी आपको एक लेटेस्ट पता होगा, एक इजराइल का आजकल युद्ध चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, गाजा हमास, वहां का एक ग्रुप है जिससे वो लड़ रहे। तो जो गाजा स्ट्रिप है वो वर्ल्ड की एक पॉपुलेशन डेंस इलाकों में सबसे ज्यादा आता है, मतलब 35 किलोमीटर का एरिया जिसमें 2 मिलियन लोग रह रहे हैं, ठीक है। मतलब इतनी डेंसिटी है उस जगह की कि उस 35 किलोमीटर का एक स्ट्रिप है जो पैलेस्टाइन का पार्ट है, जिसपे 2 मिलियन लोग उसपे बसते हैं। अब सोचिए वो 2 मिलियन खाते कैसे होंगे, वो सब एडेड पे जिंदा है, कोई दूसरा देश दान नहीं देता है, इधर से दान मिल गया, ऐसी जिंदगी चल रही है। बाकी वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। वो मतलब उनके यहाँ पे ऑफस्प्रिंग ही पैदा हो रही है बाकी। और मेरे हिसाब से वहाँ पे इकोनॉमी तो क्या ही बना पाएंगे वो, 35 किलोमीटर के एरिया में ना एग्रीकल्चर होगा, ना इंडस्ट्री होंगी, लोगों को रहने के लिए जगह मिल जाए, बहुत बड़ी बात मानो आप। तो वो क्या हुआ, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कहने का कि वहाँ पे एरिया कम है, इंडिविजुअल्स ज्यादा रह रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये तो रही बात पॉपुलेशन डेंसिटी की, मतलब कम एरिया में ज्यादा लोगों का रहना। जैसे आप दिल्ली को और गाजियाबाद को कंपेयर कर लो, गाजियाबाद के एक्सटीरियर वाले पार्ट को कंपेयर कर लो, या गांव या शहर को कंपेयर कर लो, तो गांव में क्या होगा, आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी, क्योंकि बड़े घर होते हैं, ज्यादा एरिया है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम रह रहे हैं। और शहरों में चले जाओ तो सपोज करो जितने का हमारा घेर है जिसमें गाय भैंस बनती है, उतने एरिया में एक बिल्डिंग बन गई, उसमें कई हजार लोग रह रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो गई ना, उतने एरिया में जितने में 4 लोग रह रहे हैं उतने में हजारों लोग रहने लग गए, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा दे रहे हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर एक टॉपिक पढ़ा जाता है जिसे मैं कह रहा हूं कि भाई पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी। तो इसमें एक बात है, जैसा सपोज करो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब तो मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल व्हिच आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया विल कॉल्ड इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे इसका एक उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है कि भाई भरतपुर के अंदर जो वेटलैंड है, उन वेटलैंड में जो साइबेरियन बर्ड्स आती हैं या साइबेरियन क्रेन्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 10 है पर ईयर, मतलब कम बर्ड्स उड़ के आ रही हैं पर एरिया, नंबर ऑफ बर्ड्स कम हो रही है। लेकिन अगर एक पॉन्ड के अंदर देखा जाए, एक तालाब के अंदर देखा जाए, तो एक एल्गी होती है क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, माइक्रोस्कोपिक है, छोटी है साइज की, तो आपको कम एरिया में ज्यादा एल्गी ग्रो करती हुई मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? तो पॉन्ड के अंदर आपको जो क्लेमाइडोमोनास है उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा मिल जाएगी, वो मिलियंस ऑफ नंबर में उस जगह पे रह रहे होंगे, या प्रेजेंट इन मिलियंस ऑफ नंबर। अब अगला यहाँ पे जो पार्ट है वो ये है कि कभी कभी क्या किया जाता है, पॉपुलेशन को हम लोग डेंसिटी या साइज में मेजर नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी की बात की, जिसमें हम लोग उस एरिया में रहने वाले इंडिविजुअल के नंबर के हिसाब से उनकी डेंसिटी बता रहे थे। ज्यादा थे तो ज्यादा हो गई, नहीं थे कम थे तो कम हो गई। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन को हम लोग या तो उसके साइज या डेंसिटी के हिसाब से मेजर करते हैं, या एक दूसरा तरीका और है जिससे हम लोग पॉपुलेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है परसेंटेज बायोमास या परसेंटेज कवर। अब ये बात कैसे समझी जाए,
कि हम परसेंटेज कवर या परसेंटेज बायोमास को कहां यूज करें और क्यों यूज करें। तो देखिए, सपोज करो एक एरिया है और उतना ही एक एरिया इधर है। इतने एरिया में सपोज करो 200 पार्थेनियम के प्लांट खड़े हुए हैं। इतने एरिया में 200 पार्थेनियम के प्लांट्स खड़े हुए हैं और उतने ही एक एरिया में एक सिंगल ह्यूज बनियन ट्री खड़ा हुआ है। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि उतने एरिया में 200 पार्थेनियम के पौधे हैं और उतने ही एरिया में एक बड़ा बनियन ट्री खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी या इनके नंबर के बेसिस पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज कवर, मतलब कौन कितना एरिया कवर कर रहा है। अब बनियन ट्री बड़ा ह्यूज प्लांट है तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। और अगर मैं बात करूं उसके परसेंटेज बायोमास की, तो हो सकता है उस बनियन ट्री की एक छोटी सी स्टेम को अगर मैं काट दूं तो उनके पास में 200 से ज्यादा पार्थेनियम प्लांट का बायोमास इतना ना हो जितना उसकी एक स्टेम में हो। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? तो ऐसी कंडीशंस में कभी कभी हम क्या करते हैं, परसेंटेज बायोमास और परसेंटेज कवर को मेजर करते हैं ताकि इकोलॉजिकली हम इंपॉर्टेंस को शो कर सके, टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ बनियन ट्री। हम बनियन ट्री की इंपॉर्टेंस को शो कर सके, इसीलिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज बायोमास को या परसेंटेज कवर को मेजर करेंगे, ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी को। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब इन्होंने अगली बात इसी के अंदर बताई हुई है कि कभी कभी जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन हो, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी को पता कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है, बहुत मुश्किल काम है। मतलब आप एक बात समझिए, जैसे एक लेक है या पॉन्ड है, एक लेक है या एक पॉन्ड है, उस लेक के अंदर आपको पता करना है कि यहाँ पे जो फिशेज हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो आप एक बार बताइए, या तो आप ऐसा करें, एक एक फिश को निकालें, काउंट करें, फिर इसका पर यूनिट एरिया निकालें, फिर जो फिश का नंबर आपने काउंट करा है उसको इससे डिवाइड करें, तो पता चलेगा भाई पर स्क्वायर मीटर इतनी फिशेज रहती हैं। ये अप्रोक्सीमेट मेजर है, यही तो है। लेकिन अब आप एक एक मछली को बाहर निकाल रहे हो, अब आपने गिल्ली वापस थोड़ी डाल दोगे, वो तो फिर उसी में आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए कि अब आपको बोल दिया जाए कि गाजियाबाद की एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, गाजियाबाद पूरा सरफेस एरिया मतलब फैला हुआ है। अब यहाँ पे गाजियाबाद के अंदर आप गाजियाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी को अभी मेजर करो। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, कोई काम पे होगा, कोई कहीं होगा, तो आप घर पे जाके सेंसस भी करना चाहो तो आपको एक एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पाने वाला। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, आप उस गाजियाबाद के एक एवरेज डेंस इलाके में चले जाओ, एवरेज निकाल लो कि देख लो भाई पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं है, गाजियाबाद में कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो आप देखो कि एवरेज क्या है, मतलब किस एरिया में ना ज्यादा लोग रह रहे हैं ना कम रह रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं। और आप वहां पे उस एरिया को बांट के उसमें आप पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालो, और पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के बाद आप उसे जितना भी गाजियाबाद का टोटल सरफेस एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में एक रफ पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आ जाएगी कि गाजियाबाद में लगभग इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकती है, हो सकती है। तो आपने यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली है सही थोड़ी थी, ये तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो इस चीज को बेटा हम लोग कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या कहते हैं इसे? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब आपने यहाँ पे करेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं निकाली है। और अगर आप ऐसा करते, एक एक इंडिविजुअल का आपके पास रिकॉर्ड हो, एक एक इंडिविजुअल का, और फिर उसके हिसाब से आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकालो, तो जो एग्जैक्ट प्रिसाइज पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आएगी सही डेटा के हिसाब से, उसे कहेंगे हम लोग एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। उसे क्या कहेंगे हम लोग? एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी सही वाली पॉपुलेशन डेंसिटी है जो आपने करेक्ट निकाली है, और रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी वो है जो आपने एक रफ फिगर के बेसिस पे निकाल दी। तो हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हमारे पास में ह्यूज पॉपुलेशन होती है, बड़ी पॉपुलेशन होगी, उस बड़ी पॉपुलेशन में अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी का पता करना है तो बेटा ये काफी डिफिकल्ट है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को पता करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी को। अब इसमें फिशेस की पॉपुलेशन कैसे पता करी जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट में ट्रैप लगा लो, नेट लगा दो एक एरिया में, और उस ट्रैप में जितनी भी फिशेस फंसेंगी, जितनी भी फिशेस यहाँ पे आई, उनके नंबर को काउंट कर लो,
और टोटल इसका जो पॉन्ड का या लेक का सरफेस एरिया था उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में एक रफ फिगर आ जाएगा कि हाँ इस पॉन्ड के अंदर लगभग इतनी मछलियां होंगी, लगभग इतनी फिशेस यहाँ पे होंगी। तो ये जो आपने पता किया ट्रैप लगा के, पर ट्रैप में कितनी फिशेस फंसी, उसके हिसाब से आपने टोटल उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को पता किया। तो आपने क्या पता करा, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को पता करा। और कायदे से अगर करना क्या चाहिए था, आपको सारे पॉन्ड की फिशेस को एक साथ काउंट करना चाहिए था और उसके बाद में आपको इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को बताना था। तो हम लोग बड़ी पॉपुलेशन के लिए रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी का। क्लियर है? और इसी के अंदर इन्होंने एक बात बता रखी है कि कभी कभी हम पॉपुलेशन डेंसिटी को पता करने के लिए कुछ इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करने लग जाते हैं, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं। और इनडायरेक्ट एस्टिमेशन किए जाते हैं जनरली, जैसे टाइगर सेंसस के लिए आप काम कर रहे हो। टाइगर सेंसस मतलब जैसे ह्यूमन सेंसस होता है, ह्यूमन की पॉपुलेशन को गिनना, ऐसे ही हर साल टाइगर्स की पॉपुलेशन को भी गिन के देखा जाता है। तो अब तो बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है, अब तो आपके पास में ड्रोन्स भी हैं, या उड़ा दो और उसके हिसाब से काउंट कर लो, उसमें कैमरे में लगे होते हैं, सारी चीजें, जीपीएस भी है, बहुत सारी चीजें, आप स्ट्रैप पहना दो उन्हें, जीपीएस लगा हुआ है, जितने टाइगर घूम रहे हैं सबको मॉनिटर कर लो। अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास में, पहले नहीं थी। तो पहले टाइगर रिजर्व में क्या करते थे, वो इंडायरेक्ट एस्टिमेशन करने के लिए उनके पैरों के निशानों को गिना करते थे। क्या करते थे वो, पग मार्क्स को गिनते थे। और दूसरा एक और बहुत उल्टा सा काम करते थे, वो उनके फीकल पैलेट्स को ढूंढते थे, मतलब टाइगर के एक्सक्रीटा को, और ढूंढ के काउंट करते थे, और काउंट करके उसके पॉपुलेशन, अच्छा एक फॉर्मूला हुआ करता था, जिस फॉर्मूला में उस वैल्यू को पुट किया जाता था, उसमें एक रफ फिगर निकल के आ जाता कि हाँ लगभग इतने टाइगर यहाँ पे घूम रहे होंगे। तो हम यहाँ पे पहले का, अब एनसीईआरटी के अंदर वो वही बातें लिखी हुई है पुरानी, तो वही हमें पढ़नी है। तो टाइगर सेंसस करने के लिए टाइगर रिजर्व में क्या किया जाता था, टाइगर रिजर्व में क्या किया जाता था, हम काउंट करते थे फीकल पैलेट्स को और या उनके पग मार्क्स को। तो ये तो रहा बात पॉपुलेशन की और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। अब अगला इसी के अंदर एक टॉपिक आता है, जिस चीज को बेटा हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, जिसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। देखिए एक बात बताइए आप, किसी भी जगह की पॉपुलेशन यूनिफॉर्म है या चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो किसी भी जगह की पॉपुलेशन एक एवर चेंजिंग एस्पेक्ट है, और किसी जगह की पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, तीन फैक्टर्स हैं, जिसके बेसिस पे वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी को आप बता सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। जैसे आप यूक्रेन चले जाओ, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, क्यों, वॉर है, लोग नहीं रहना चाहेंगे ऐसी जगह पे। या आप राजस्थान के डीप डेजर्ट्स में चले जाओ, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन नहीं रहती हुई मिलेगी, क्यों नहीं रहती मिलेगी, वेदर कंडीशन नहीं है, वाटर फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, नहीं है। ऐसे आप डीप जंगल्स में चले जाओ, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बहुत कम मिलेगी, कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसी मिलेगी, लेकिन आप और हम जैसे लोग वहाँ पे नहीं रह सकते, हमें आदत नहीं है वहाँ पे रहने की, तो वो लोग ऐसी जगहों पे रहना पसंद नहीं करेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला फूड की अवेलेबिलिटी, जहाँ पे ज्यादा अच्छा फूड अवेलेबल होगा पॉपुलेशन ज्यादा अट्रैक्ट होगी उसी जगह पे। दूसरा है वहाँ प्रेडेशन प्रेशर कैसा है। अब प्रेडेशन प्रेशर, हम इंसानों की बात नहीं हो रही है, जानवरों की बात चल रही है, मतलब ज्यादा प्रेडेटर जहाँ पे होंगे, प्रे तो नहीं चाहेगा ना वहाँ पे जाए, कोई भी बगल में दबा के चल देगा उसको, यार डेली धरपकड़ चलेगी उनकी। तो ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहेगा कोई प्रे जहाँ पे प्रेडेटर्स ज्यादा नंबर में मौजूद हो। और तीसरा है वहाँ की वेदर कंडीशन या क्लाइमेट कंडीशन, जहाँ पे वेदर ज्यादा फेवरेबल होगा वहाँ पे ज्यादा स्पीशीज रहना चाहेंगी, ज्यादा एनिमल्स रहना चाहेंगे, ज्यादा प्लांट फ्लोरिश करेंगे। और जिस जगह पे वेदर कंडीशंस नहीं है सही, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं मिलेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो मैंने बताया कि जो पॉपुलेशन है, किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है वो एवर चेंजिंग है, बदल सकती है, या एवर चेंजिंग एस्पेक्ट है, जो डिपेंड करती है तीन चीजों के ऊपर। सबसे पहला फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर, और क्लाइमेट या वेदर। मतलब इस बात को आप ऐसे समझिए, एनसीआर की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा क्यों है, एनसीआर की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने का क्या कारण है, एमएनसीज का ज्यादा होना,
ज्यादा बेटर सुविधाएं मिलना, हॉस्पिटल की अच्छी अवेलेबिलिटी मिलना, अच्छे स्कूल्स का होना, यही तो कारण है। तो लोग क्यों आएंगे एनसीआर? जॉब के लिए। जॉब से उन्हें अच्छी अर्निंग मिलेगी, अच्छी अर्निंग मिलेगी तो वो अपने जॉब स्विंग से उन्हें बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाएंगे और उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिल पाएगी। तो इसीलिए तो अट्रैक्ट होते हैं एनसीआर के लिए, और इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। अब आप इसी को कंपेयर करिए किसी ऐसे इलाके से जहाँ पे नक्सलवादी ज्यादा रहते हो। आप नक्सलवादियों को प्रेडेटर समझ लिए थोड़ी देर के लिए। अब आपके पास में सपोज करो तो 10-20 लाख रुपया आया, आपने एक आध गाड़ी खरीदी, आप घूमने लगे, आपको उठा ले जाएंगे। हाँ ऐसा ही है, नक्सल इलाकों में क्या होता है, आपने 20-30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और आप शान से घूम रहे हो, नक्सलियों की नजर में आए, बड़ा पैसा आ रहा है इसके पास, उठा के ले जाएंगे आपको कि भाई चल बहुत गाड़ियों में घूम लिया तू, कुछ हमें भी दे, हम भी हथियार खरीदें और खौफ फैलाना हमें। तो ऐसी जगहों पे रहना चाहेगा कोई आदमी? नहीं चाहेगा कि ऐसी जगह से निकलो यार। तो ऐसी जगहों से लोग निकल जाएंगे। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, अब नक्सली खुद ही घूम रहे हैं आपस में, एक दूसरे किडनैप करेंगे, ठीक है। आम आदमी जो पैसे वाला आदमी हो तो डर गया, भाग जाएगा वहां से, क्यों क्यों रह रहा है वहां पे। तो आप ये समझिए, या आप सपोज करो आप कोई बिहार का हो तो बुरा मत मानना मेरी बात को, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर बिहार का हो तो अदरवाइज मत लेना। बहुत मेहनती होते हैं बिहार के लोग, लिटरली बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और अच्छे पदों पे वही हैं। एनसीआर के लोग बेकार हैं, यहाँ के लड़के तो हवाबाजी में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रिसोर्सेज पहले से ही मिले होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सपोज करो कोई बिहार की ऐसी जगह पे है जो फ्लड से अफेक्टेड एरिया है, मतलब जहाँ पे बाढ़ अक्सर हर साल आती है और उनकी पूरी फसल, उनके घर, उनके मवेशी सबको बहा ले जाती है, और वो हर साल बेचारे वहाँ स्थापित होते हैं, हर साल ऐसा हो रहा है उनके साथ में, और वो बेचारे मजबूरन उस जगह को नहीं छोड़ पाते। तो सपोज करो, और दूसरा, अब जब उनके पास में कुछ सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी तो गरीबी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। भाई सपोज करो हमारे को घर तोड़ देवे, हमारी हर साल हमें वैनिश करके चला जाए, तो हम उससे उभर नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम नहीं चाहेंगे ना ऐसी जगह पे रहना, हम चाहेंगे यार कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे एक स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे हम सुकून से जी पाएं, जहाँ पे हमें 2 टाइम का खाना मिल जाए। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेट करके अदर स्टेट्स में जाएंगे। वो क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि यार यहाँ पे रहेंगे तो क्लाइमेट कंडीशंस बहुत बुरी है, मतलब हर साल बाढ़ आ रही है, तो हम परेशान हैं उस चीज से। तो वो उस कंडीशन से बचने के लिए अपने हैबिटेट को या अपने घर को छोड़ेंगे और दूसरी जगह पे चले जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये क्लाइमेट का रोल था उनके ऊपर। प्रेडिक्शन का मैंने अभी आपको बताया, नक्सलवाद या गुंडागर्दी ज्यादा होना, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जैसे लालू प्रसाद यादव के टाइम पे बिहार में था, मतलब सरेआम किसी को भी उठा लिया जाता था, किसी को मार दिया जाता था, कुछ भी नहीं था, पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी, बड़ा गुंडा राज था। अब ठीक है कंडीशंस, तो वहां पे क्या था, लोग ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहेंगे। और फूड की अवेलेबिलिटी, अब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं, क्लाइमेट अच्छा होगा तो अच्छी खेती होगी, अच्छा फूड अवेलेबल होगा, अच्छे रिसोर्सेज होंगे। अब कोई भी फैक्ट्री लगाना चाहेगा, इंडस्ट्री लगाना चाहेगा, ऐसी जगह पे तो लगाना नहीं चाहेगा, तो वहां के जो लोग हैं उनको नौकरी करने के लिए भी कोई जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऐसी जगह हो तो कोई नहीं जाना चाहेगा ना। तो वहां जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे बेटर जॉब की अवेलेबिलिटी मिल पाएगी। तो ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी डिसाइड होगी। अब बात आती है कि पॉपुलेशन किसी जगह की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो भी 4 चीजों पर डिपेंड करता है। मतलब सबसे पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट या मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ये 4 चीजें हैं जिसके ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी और डिसाइड होगी। बर्थ रेट का मतलब तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा, मतलब एक एरिया में कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं। डेथ रेट का मतलब है कि भाई नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा। इमिग्रेशन का मतलब है, जैसे आप सपोज करो कोई आंध्र प्रदेश से पर्सन है, वो दिल्ली शिफ्ट हुआ, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कहीं से आया, दिल्ली में रहने लग गया, तो दिल्ली के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेंट। जैसे हम लोग हैं अमेरिका जाके रहने लग जाए, तो अमेरिका के लिए हम क्या हो गए, इमिग्रेंट्स, आए हम। तो हमने क्या किया, जैसे गाजियाबाद में हम रहते हैं और हम अमेरिका शिफ्ट हुए, या हम किसी जॉब की तलाश में हम वहां गए, तो हमने यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर दिया, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा दिया। तो इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो किसी जगह को छोड़ के आए और दूसरी जगह पे माइग्रेट होकर रहने लग जाए। और एमिग्रेंट्स का मतलब होता है, जैसे गाजियाबाद के लिए हम क्या होंगे, यहाँ से गए ना, हम यहाँ के लिए एमिग्रेंट है, वहां के लिए हम क्या हो गए, इमिग्रेंट, और यहाँ के लिए क्या हो गए, एमिग्रेंट्स। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब है कि किसी एरिया में पहुंचना, और एमिग्रेशन का मतलब है किसी एरिया को छोड़ना, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर सपोज करो, अगर बर्थ रेट और इमिग्रेशन किसी एरिया में ज्यादा है तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बर्थ रेट और पॉपुलेशन, ये इमिग्रेशन, लोग बाहर से ज्यादा आ रहे हैं
तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर डेथ रेट ज्यादा है और लोग छोड़ छोड़ के भी जा रहे हैं उस जगह को, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी या एन क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि बर्थ रेट पॉपुलेशन को बढ़ाता है, डेथ रेट पॉपुलेशन को घटाता है, इमिग्रेशन पॉपुलेशन को बढ़ाता है, एमिग्रेशन पॉपुलेशन को घटाने का काम करता है। तो अगर हम पॉपुलेशन के लिए एक डायग्राम आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए दिया हुआ है इन्होंने, कि अगर हम किसी भी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को पता करना चाहें, अगर हम किसी भी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी या एन को पता करना चाहें, तो उस पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर बर्थ रेट या नेटेलिटी ज्यादा है, या नेटेलिटी ज्यादा है बी, तो वो उस पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर बढ़ोतरी लाएगी। इसी तरीके से अगर वहां पे इमिग्रेशन ज्यादा है, ठीक है, जिसे मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वहां पे एमिग्रेशन ज्यादा होगा, अगर वहां पे एमिग्रेशन ज्यादा होगा, जिसे मैं ई कह रहा हूं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। और अगर डेथ रेट या मॉर्टेलिटी, जिसे मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाने का काम करेगी। तो ये दो फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और ये दोनों फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करने का काम करेंगे। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको मेजर करना है, तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल कभी नहीं आए ना आएंगे। जैसे सपोज करो, एक टर्म लिख रहा हूं मैं आपके सामने nt+1 और एक लिख रहा हूं nt। ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t है ना, ये है वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो आपके लिए नोन है। सपोज करो ईयर 2013 में पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद की मेजर की गई थी, ठीक है जी। 2013 में पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर ली गई थी। अब आपको क्या करना है, 2023 के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालना है। तो ये हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1, मतलब जो आपको एग्जिस्टिंग निकालनी है वो t+1 है, और जो आपको नोन है वो t है। याद रखना इस बात को। तो अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t+1 पे मेजर करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा nt+1 या पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1 इज इक्वल टू nt प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। मतलब आपको क्या करना होगा, इन 10 सालों के अंदर 2013 से 2023 के बीच में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए और कितने लोग इमिग्रेट हुए, उनका टोटल करिए और माइनस कर दीजिए कितने डेथ हुई है इन 10 सालों में और कितने लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। अगर आप माइनस करके इसको प्लस कर देंगे तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आ जाएगी nt+1 की। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो ये तो रही बात इसकी। अब जितना भी मैंने